चलिए हम लोग को स्टार्ट करना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग जो स्टार्ट करने जो जा रहे हैं, इसमें आपको एक चैप्टर का एक शॉर्ट मिलेगा, वन शॉर्ट वीडियो, एक चैप्टर पूरा कंप्लीट मिलेगा एक वीडियो में। हम लोग शुरुआत करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग को पढ़ना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, ब्रीदिंग है क्या, ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो ध्यान से सुनिए, ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी, लाइफ की हर एक प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होता है, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा, एनर्जी आएगा फूड के ब्रेकडाउन से। तो फूड का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, हमें रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम लेते कहाँ से हैं, इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो इन्वायरमेंट से जो गैसेस एक्सचेंज होगा हमारी बॉडी में, जब ऑक्सीजन बॉडी में आती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम लोग बात करें, हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज है, मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज है, हमारी सेल्स के अंदर ग्लूकोज है, तो इसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा, इस फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पर रिलीज होता है CO2, यहाँ पर रिलीज होगा H2O और प्लस एनर्जी। तो हमें एनर्जी रिलीज करने के लिए इस फूड का ब्रेकडाउन करना होगा। चाहे हम लोग प्रोटीन लेते हैं, उस डाइजेस्ट होकर एमिनो एसिड बनती है, एमिनो एसिड का ब्रेकडाउन करना हो, चाहे फैट का ब्रेकडाउन करना हो, चाहे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना हो, ब्रेकडाउन के लिए, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ऑक्सीजन आएगा, फूड का ब्रेकडाउन कराएगा, CO2 प्रोड्यूस होती है, और हमें चाहिए कि हमको तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी के साथ साथ ये भी प्रोड्यूस हो रही है, जो ये CO2 है, अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अगर हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लाइफ की हर एक प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी रिलीज कराने के लिए ऑक्सीजन का कॉन्टीन्यूसली आना ज़रूरी है। और अगर ऑक्सीजन आएगा तो CO2 प्रोड्यूस होगा। तो ये जो ऑक्सीजन हम लोग आ रही है, ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं फूड के ब्रेकडाउन के लिए, ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर से आ रही है। और अगर सेल में ऑक्सीजन आ रही है एटमॉस्फेयर से, तो यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस कर रही है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इस CO2 को हमें बाहर करना है। तो जो ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है, एटमॉस्फेयर से बॉडी और बॉडी से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से बॉडी में गया हमारी सेल तक, और सेल से कहाँ, बाहर एटमॉस्फेयर तक। ये जो गैसेस एक्सचेंज है, इसी गैसेस एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग, और इसी को कॉमनली रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू CO2 प्रोड्यूस्ड इन द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। इसी को हम लोग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो आइए ज़रा हम लोग देखते हैं ब्रीदिंग होती क्या है। ब्रीदिंग बोला, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू CO2 प्रोड्यूस इन बॉडी इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये गैसेस एक्सचेंज कराता कौन है। गैसेस एक्सचेंज कराने के लिए पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हम तो पढ़ रहे हैं ह्यूमन की फिजियोलॉजी, हमें ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। लेकिन यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिजम्स का NCERT में दिया गया है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ज़रा हम लोग देखते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया गया है, वो हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कुछ का रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया गया है, जैसे स्पंजेज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो पूरी बॉडी सरफेस से होता है, इंटायर बॉडी सरफेस से होता है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो इनकी बॉडी होती, स्पंजेज की, सिलेंट्रेट की, फ्लैटवर्म्स की, इनकी बॉडी से गैसेस एक्सचेंज होगा, इनकी बॉडी से गैसेस एक्सचेंज होगा, यहाँ से CO2 बॉडी में प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन अगर बॉडी में आया एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन आएगा, फूड का ब्रेकडाउन कराएगा, CO2 प्रोड्यूस होगी। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन बॉडी में, और बॉडी में CO2 प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ से एटमॉस्फेयर में। ये जो गैसेस एक्सचेंज है, इसी को तो आप ब्रीदिंग बोलते हैं। तो स्पंजेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स में
पूरी बॉडी की सरफेस से होगा, कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। पूरी बॉडी सरफेस, इंटायर मीन्स कंप्लीट, पूरी बॉडी सरफेस से गैसेस एक्सचेंज होगा। कहाँ कहाँ पर? स्पंजेस, सिलेंटेड और फ्लैटवर्म्स में। और कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू, मीन्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू डिफ्यूजन बाय इंटायर बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस से। अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होगा। इनमें भी कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा। एक्वेटिक इंसेक्ट और मोलस्क, अगर हम लोग एक्वेटिक इंसेक्ट और मोलस्क की बात करें तो इसमें गिल्स से रेस्पिरेशन होगा। एक्वेटिक इंसेक्ट बोला है जो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट और मोलस्क इनमें गिल्स से रेस्पिरेशन होगा। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब पाए जाएंगे जिसे हम लोग नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया भी बोलते हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज होगा। फिशेस में गिल्स से गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब फिश में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स होगा। और एम्फीबियंस में अगर हम लोग बात करें, एम्फीबियंस में गिल्स से भी होता है, स्किन से भी होता है और लंग्स से भी होता है। लेकिन एम्फीबिया का जो लार्वा होता है, टैडपोल अगर हम लोग बात करें, वो पूरी तरह से पानी में होता है, एक्वेटिक होता है। तो कभी कभी एक्वेटिक एम्फीबियंस करके आता है, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस का मतलब फ्रॉग का लार्वा, टैडपोल, उसमें गिल्स से होता है। बाकी जो फ्रॉग होता है उसमें स्किन और लंग्स से होता है। ठीक, तो एम्फीबिया के टैडपोल जो होते हैं, लार्वा जो होता है उसमें गिल्स से होगा। ठीक, अब अगर हम लोग और बात करें बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स की, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में वैसे बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? लैग और लंग्स बोल रहे हैं। तो लंग्स से रेस्पिरेशन होगा। तो अगर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होगा? लंग्स होगा। ठीक, तो अच्छा अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जरा देखिए आप यहाँ पर, एक्वेटिक इंसेक्ट मतलब पानी में पाए जाने वाले, मोलस्क भी एक्वेटिक हैं। यहाँ पर देखो फिशेस जो कि पानी में पाए जाते हैं, एम्फीबियंस में टैडपोल जो कि पानी में होता है, इसका लार्वा। देखो इनमें भी जो पानी वाले हैं गिल्स, पानी वाला गिल्स, ये पानी में पाए जाते हैं गिल्स। तो आपने देखा कि जितने भी पानी वाले ऑर्गेनिज्म हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो गिल्स है, उनमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो गिल्स से हो रहा है। और जो लैंड वाले हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनमें जनरली गिल्स पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें लंग्स पाया जाता है, लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। ठीक, और अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होता है तो गिल्स के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। स्किन के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। लंग्स के द्वारा किया गया रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इनकी, तो कौन कौन सा रेस्पिरेशन याद रखेंगे? अगर हम लोग स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन की बात करें, स्किन से रेस्पिरेशन होगा, स्किन से अगर रेस्पिरेशन होगा, स्किन से रेस्पिरेशन होगा तो उसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलेंगे। अगर लंग्स से रेस्पिरेशन होगा तो उसे ब्रैंकियल, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। लंग्स से होगा तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलेंगे। और अगर गिल्स से रेस्पिरेशन होगा तो उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स। लेकिन अगर लंग्स तक अभी हमने आपको बताया था ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। बोला था एटमॉस्फेयर टू बॉडी, बॉडी टू एटमॉस्फेयर। तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है? लंग्स है। तो हम जरा देखते हैं कि लंग्स तक एयर पहुंचती कैसे है। अगर हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होगा यहाँ पर रेस्पिरेटरी पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे का मतलब कि जो कौन सा पाथ है, कौन सा रास्ता है जहाँ से एटमॉस्फेयर से एयर हमारे लंग्स तक पहुँचेगी, जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। तो ज़रा देखते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे, ज़रा आइए देखते हैं कि क्या होता है रेस्पिरेटरी पाथवे। ध्यान से सुनिए, ये जो आपको दिख रहा है अपर लिप्स के ऊपर दो ओपनिंग दिख रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। जैसे ही आप ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो ओपनिंग है इसी को बोल रहे हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल,
नॉस्ट्रिल, अपर लिप्स के ऊपर। जैसे ही नॉस्ट्रिल के पीछे आप चलेंगे उसे बोलते हैं नेजल पैसेज। क्या बोलेंगे? नेजल पैसेज। और इसके पीछे जैसे ही आप चलेंगे नेजल पैसेज के आगे, वो कहलाती है नेजल कैविटी। और अगर हम यहाँ पर बात करें नीचे, ये जो ओपनिंग है जिसे हम माउथ बोल रहे हैं, और माउथ के पीछे जैसे ही आप चलेंगे जहाँ पर आपका टीथ और टंग है उसे हम बोल रहे हैं माउथ कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी भी बोली जाती है। तो बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों को सेपरेट करने वाला ये बीच में जिसे आप तालू बोलते हैं, ये पैलेट है। बीच में जिसे आप तालू बोलते हैं, जहाँ पर आपकी टंग टच होती है बोलते समय, वो पैलेट जिसे आप तालू बोलते हैं पैलेट है। आगे की तरफ होती है हार्ड पैलेट, पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट। फिलहाल डाइजेशन सिलेबस में नहीं है, वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। तो आइए ज़रा देखते हैं, उसी को हमने यहाँ पर बनाया है। ज़रा देखिए, ये है माउथ, ये सिर्फ ओपनिंग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? माउथ। और माउथ के ऊपर ये जो ओपनिंग है जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। ये क्या है? नॉस्ट्रिल, जिसे हम बोले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के जैसे ही पीछे आएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज के आगे बढ़ेंगे तो ये कैविटी है जिसे बोल रहे हैं नेजल कैविटी। और इधर है ये माउथ से आगे बढ़ेंगे तो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी को सेपरेट करने वाला ये पाया गया पैलेट, जिसे आप तालू बोलते हैं यहाँ पर माउथ कैविटी के ऊपर, वही कौन है? ये पैलेट। ठीक, पैलेट का काम क्या है? देखो, माउथ कैविटी को नेजल कैविटी से सेपरेट करना, ये पैलेट का काम है। सेपरेट कर रहा है माउथ कैविटी को नेजल कैविटी से। तो जब आप खाना खाते हैं, इधर से आप खाना लेते हैं और इधर माउथ कैविटी से अंदर जाता है, इधर से एयर जाती है नेजल कैविटी से अंदर। यहाँ पर देखो, अभी तो पैलेट के थ्रू दोनों अलग थे, लेकिन ये जगह ज़रा देखो, यहाँ पर ये बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी सेपरेट नहीं है। यहाँ पर अगर आप इधर से खाना खाएंगे और इधर से अगर आप एयर लेंगे, यहाँ पर दोनों आके मिक्स हो जाएंगी। इस वाले रीजन को बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, या उसी को हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। एपीफेरिंग्स, मीजोफेरिंग्स एंड हाइपोफेरिंग्स। हालांकि उतना नाम आपको जानना नहीं है। फेरिंग्स कितने पार्ट? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो जरा देखो, ये जो फेरिंग्स है, इधर से एयर आई और इधर से फूड आया, अलग अलग पाथ से आ रहे हैं, अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके दोनों मिक्स हो गए, इसलिए फेरिंग्स को बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या बोलते हैं? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्लियर? अब इधर से देखो, अगर हम यहाँ पर देखें, ये है ईसोफेगस और ये है ट्रेकिया। ईसोफेगस और ट्रेकिया दोनों ओपन होते हैं कहाँ पर? फेरिंग्स में। तो ईसोफेगस की ओपनिंग है गलेट, ये कंटिन्यू हो जाएगा स्टमक में। ये ईसोफेगस कंटिन्यू हो जाएगा स्टमक में। ये फूड का पाइप है, लेकिन हम लोग को ये तो पढ़ना नहीं, हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। जरा देखिएगा, ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोल रहे हैं ग्लॉटिस। ट्रेकिया की ओपनिंग को बोल रहे हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ एक फ्लैप पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, ढक्कन बोल सकते हैं आप, पाया जाता है, जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है। कवर क्यों करता है? ध्यान से सुनिए। ये ट्रेकिया है जिसे विंड पाइप बोलते हैं, ये कंटिन्यू होगा लंग्स में। ये कंटिन्यू कहाँ होगा? लंग्स में। तो जब आप खाना खाते हैं, ये वाला रास्ता, ये वाली जगह जो फेरिंग्स है, यहाँ पर फूड और एयर दोनों हैं। फूड और एयर दोनों हैं। फूड को जाना है इधर गलेट में, गलेट के थ्रू कहाँ? ईसोफेगस से स्टमक में। और एयर को कहाँ जाना है? एयर को जाना है यहाँ पर ग्लॉटिस के थ्रू, यहाँ ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाना है। लेकिन अगर ये ग्लॉटिस ओपन होगा तो जब आप खाना निगलते हैं, जब आप स्वेलोइंग करते हैं, डेग्लूटिशन के टाइम हो सकता है फूड के पार्टिकल इधर चले जाएं। कहाँ पर चले जाएंगे? फूड के पार्टिकल इधर चले जाएं ट्रेकिया में, तो ये चोक हो सकती है, बंद हो सकती है। क्लियर? इसलिए जब आप खाना निगलते हैं तो खाना निगलते समय जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, ढक लेता है, और फूड के पार्टिकल इधर चले आते हैं। और जब आप बोलते हैं, बोलते समय ये यहाँ पर ये लैरिंग्स पाया जाता है। ग्लॉटिस के जस्ट बाद कौन पाया जाता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही बोलते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को ही बोलते हैं साउंड बॉक्स, या इसी को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसमें पाए जाते हैं वोकल कॉर्ड। हम लोगों को उसमें डिटेल में नहीं जाना है, याद रखिएगा। जब आप बोलते हैं तो यहाँ से एयर आती है बाहर, और एयर बाहर आती है, उसकी वजह से लैरिंग्स में प्रेजेंट वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी साउंड निकलती है बाहर, आवाज़ निकलती है बाहर। तो अगर आप बोलेंगे
एयर बाहर आएगी, साउंड बाहर आएगी वाइब्रेशन के फॉर्म में, तो ये जो एपिग्लॉटिस है वो ओपन होगा, तभी तो एयर बाहर आएगी। और जब आप खाना निगल रहे हैं, अभी आपको बताया खाना निगलते समय एपिग्लॉटिस ढक देता है ग्लॉटिस को ताकि फूड के पार्टिकल इधर चले आए। इसका मतलब दोनों काम, खाना निगलना, स्वेलोइंग और बोलना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए देखो घर में कहा जाता है कि खाते समय हंसना और बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप खाते समय हंसेंगे या बोलेंगे तो खाते समय जब आप खाना निगल रहे हैं तो इसे बंद होना है, और जब आप बोलेंगे तो इसे ओपन होना है, और दोनों काम आप एक साथ कर रहे हैं। तो हो सकता है इसको बंद होना था और आप उसी समय हंस दिए तो ये ओपन हो गया, फूड के पार्टिकल इधर चले आए, ये ट्रेकिया चोक हो सकती है, बंद हो सकती है। इसलिए खाते समय हंसना और बोलना नहीं चाहिए। फिलहाल सुनो जरा, तो अब जरा देखो यहाँ पर, तो ये ट्रेकिया है, तो फूड यहाँ से आया। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये कॉमन है इसलिए ये हमने आपको बताया। तो देखो एयर यहाँ से आएगी, अगर ये हम लोग बात करें एयर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी पाथवे, क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी पाथवे। तो एक्सटर्नल एयर से एयर आएगी, आगे बढ़ेगी नेजल पैसेज से होते हुए नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से यहाँ पर फेरिंग्स, कहाँ पर आएगा, फेरिंग्स, इधर की तरफ का जो फेरिंग्स जिसे हम बोलते हैं नेजो फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, नेजो फेरिंग्स, और फेरिंग्स से होता हुआ यहाँ पर ग्लॉटिस को क्रॉस करता हुआ कहाँ पहुँचा, लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम लोग बोलते हैं साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ठीक, क्योंकि इसी में वोकल कॉर्ड होते हैं, जब एयर बाहर निकलती इसी के वाइब्रेट होने साउंड निकलती, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो ये ट्रैकिया में चली जाएगी एयर, देखो ये रास्ता है, यहाँ से आएगी और एयर इधर जाएगी, कहाँ पर बोलो, ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया जिसे हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। तो यहाँ तक का पाथवे जरा बताओ एयर का, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, क्लियर। और हमने क्या बोला था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा कौन है, लंग्स। तो अब ये ट्रैकिया जो है ये आगे बढ़ेगी तो डिवाइड हो जाएगी एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैक्स में कितने वर्टिब्री होते हैं, 12, तो 5वीं वर्टिब्री के लेवल पर ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट दो पार्ट में, जिसे बोलते हैं ब्रोंकस, क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, प्लूरल है ब्रोंकाई, दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा जिसे बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है उससे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। तो यहाँ तक का डायग्राम आपने इसमें देखा है, जरा आओ हम आगे देखते हैं इसके बाद। तो पाथवे यहाँ से यहाँ तक आपको याद होना चाहिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, और ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। और इसके बाद का दूसरा डायग्राम जरा हम लोग देखते हैं। ये देखो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी किसमें, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, ट्रैकिया डिवाइड हो गई है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस में, क्लियर, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। फिर प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा जिसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा जिसे हम बोलेंगे टर्शियरी ब्रोंकस। टर्शियरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होगा जिसे हम बोलेंगे इनिशियल ब्रोंकियोल, और इनिशियल ब्रोंकियोल फर्दर आगे फिर से डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में आएगा एल्वियोली। एल्वियोली जिसे हम बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। इसी को बोलते हैं एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस एक्सचेंज होगा उसका एक्चुअल साइट कौन है, एल्वियोली है। तो जरा एक बार आप पाथ देखो जरा, कहाँ से कहाँ तक आया। अभी पिछले डायग्राम में आपने पढ़ा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बाद की कहानी जरा देखिए, यहाँ पर है ट्रैकिया डिवाइड हो जा रहा है दोनों तरफ के लंग्स में, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस, और ये भी याद रखना है कहाँ डिवाइड होगा, एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैक्स में कितने वर्टिब्री होते हैं, 12, तो 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पर ट्रैकिया ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो गया जिसे बोला प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस। आगे की कहानी ये आप देख रहे हो, क्लियर। चलो अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजिंग पार्ट, जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होगा और यहाँ पर सिर्फ कंडक्शन होगा, यहाँ पर किसी तरह का कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट क्या कहलाएगा, कंडक्टिंग पार्ट कहलाएगा, और एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली क्या कहलाएंगे, एक्सचेंजिंग पार्ट कहलाएंगे, क्लियर। अब देखो जरा
ट्रैकिया से लेकर, उसके पहले नहीं, ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंकियोल तक सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी, और ये सी शेप की इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाएगी जो कि वेंट्रली, जैसे मान लो ये अगर ट्रैकिया है, ऐसी ये ट्रैकिया है, तो इस तरह से ये सामने की तरफ ऐसे कंप्लीट होगी और अंदर की तरफ ऐसे इनकम्प्लीट, ऐसे खाली होगी। क्लियर? तो कैसा बना ये सी शेप का, तो सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग कह रहे हैं वेंट्रली कंप्लीट होता है, सामने की तरफ कंप्लीट होता है और पीछे की तरफ इनकम्प्लीट, डॉर्सली इनकम्प्लीट होता है। तो सी शेप का इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाता है जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, चिपकने से बचाता है। तो बोलो सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग कैसा होगा? वेंट्रली कंप्लीट, डॉर्सली पीछे की तरफ इनकम्प्लीट होगा और काम क्या करेगा? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये आप पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी पाथवे। जरा एक बार रेस्पिरेटरी पाथवे सुन लो, कहाँ से कहाँ होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया डिवाइड हुआ एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस के बाद सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट, और एक्सटर्नल यहाँ से ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप का कार्टिलेजिनस रिंग पाया जाएगा। क्या काम करेगा वो आपको हम बता चुके हैं। क्लियर? आओ जरा एक बार दिखाते हैं, इसका पाथवे लिखा हुआ है, जरा यहाँ पर देखो। सबसे पहले ये रेस्पिरेटरी पाथवे, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी बोल चुके हैं एक बार हम, नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स, और लैरिंग्स को बोलते हैं साउंड या वॉइस बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो ट्रैकिया, और लिखा है ट्रैकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। क्लियर? आगे देखो, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी बोलते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट जो ये है, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, इसी कंडक्टिंग पार्ट को डेड स्पेस भी बोलते हैं। डेड स्पेस इसलिए बोलते हैं, और यहाँ पर प्रेजेंट एयर को डेड स्पेस एयर बोलते हैं, क्योंकि ये वाली जो एयर है कभी एक्सचेंज नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर कंडक्शन होता है, कॉन्टिन्यूसली एयर आती, एक्सचेंज तो यहाँ पर होगा, एक्सचेंज यहाँ पर होगा। अच्छा, इस कंडक्टिंग पार्ट जो है इसका काम और क्या क्या है? देखो, कंडक्टिंग पार्ट का काम ये है, क्योंकि जो एयर आप अंदर लेते हैं बाहर से, उस एयर में बहुत सारी डस्ट होती हैं, और ये एयर कभी कूल होती है, कभी ड्राई होती है, हॉट एयर होती है। तो जब ये अंदर जाती है तो हमारे लंग्स तक, तो ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या काम करता है? पहला काम, ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, क्लियर द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल से एयर को साफ कर देता है। या और हम उसके पहले बोले, कंडक्टिंग पार्ट का काम है कंडक्ट द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। देखो, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल रिसीव कर रहा है और कहाँ तक पहुँचा रहा है? लंग्स तक पहुँचा रहा है। तो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? कंडक्ट एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स। दूसरी बात, क्लियर एयर फ्रॉम डस्ट, एयर को डस्ट से क्लियर करती है। तीसरी बात, ह्यूमिडिफाइज द एयर, एयर को नम बनाती है। अगर कोल्ड एयर होगी तो थोड़ा सा वार्म करेगा, बहुत हॉट एयर होगी तो उसको थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई और नम करेगा, मतलब ह्यूमिडिफाई द एयर। और ब्रिंग्स द एयर एट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि जो हम लोग एयर ले रहे हैं, कभी एयर टेम्परेचर ज़्यादा है, कभी कम है, तो हमारे कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है? वो एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। तो कंडक्टिंग पार्ट का और क्या क्या काम है सुन लो। कंडक्टिंग पार्ट का काम है कंडक्ट एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, क्लियर द एयर फ्रॉम डस्ट, तीसरा ह्यूमिडिफाई द एयर, चौथा ब्रिंग्स द एयर एट बॉडी टेम्परेचर, एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर पर मेंटेन करता है। चलो, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा लंग्स प्रेजेंट कहाँ पर है, हमारा जो लंग्स है ये प्रेजेंट होता है हमारे थोरेसिक कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी बनी कैसे होती है? तो देखो, थोरेसिक कैविटी सराउंडेड है। कैसे सराउंडेड है? वेंट्रली, सामने की तरफ, स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स एंड लोअर साइड डोम शेप्ड डायफ्राम। किसका? डोम शेप्ड डायफ्राम। फिर से सुनो, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड कैसे है, बनी कैसे है? थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड बाय वेंट्रली
sternum, dorsally vertebral column, laterally ribs and lower side dome shaped diaphragm, और यहीं पर प्रेजेंट है हमारा लंग्स। थोरेसिक कैविटी एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। अगर हम लोगों को पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स के वॉल्यूम को, लंग्स के लिए टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, अगर लंग्स के वॉल्यूम में कोई चेंज लाना है तो हमें थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज लाना होगा। बिना थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज लाए हम लोग लंग्स के वॉल्यूम में चेंज नहीं ला सकते। क्लियर? अब और आगे देखो जरा, हमारा जो लंग्स है, लंग्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन का नाम होता है, आउटर मेम्ब्रेन का नाम होता है पेराइटल प्लूरा, इनर मेम्ब्रेन का नाम होता है विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच पाया जाता है प्लूरल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? लंग्स पर फ्रिक्शन से बचाता है, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है। अच्छा देखो, ये अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ये लंग्स है, ऐसे दोनों तरफ होगा, ये डिवीजन इधर भी होगा, आउटर पेराइटल प्लूरा, इनर, ये इनर है विसरल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा, और दोनों के बीच ये है प्लूरल फ्लूइड, दोनों मेम्ब्रेन के बीच प्लूरल फ्लूइड। एनसीईआरटी इसी का नाम लिखी प्लूरल मेम्ब्रेन, याद रखना। एनसीईआरटी में ये नाम नहीं लिखा है, एनसीईआरटी सीधा लिखी है लंग्स की मेम्ब्रेन का बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर अलग लिख लिया आउटर पेराइटल प्लूरा और इनर विसरल प्लूरा, दोनों के बीच प्लूरल फ्लूइड लंग्स पर फ्रिक्शन से बचाता है। अच्छा अब देखो जरा, ये पूरा का पूरा लंग्स है कहाँ पर? थोरेसिक कैविटी में। तो आओ जरा देखते हैं, अगर थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में है तो देखो, अगर ये ऐसे हम बोले, मान लो ये ऐसे कैविटी है, ठीक, तो ये जो देखो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगी? थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगी, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो लंग्स से कांटेक्ट में होगी। एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द लंग्स इज इन कांटेक्ट ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड इनर मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट ऑफ लंग्स। इनर मेम्ब्रेन लंग्स से कांटेक्ट में होगी और आउटर मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में होगी? थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में होगी। ये तो हम लोग लंग्स की बात कर रहे थे कि लंग्स, जो पेयर्ड लंग्स है हमारे, वो थोरेसिक कैविटी में है। और थोरेसिक कैविटी कैसे है? एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। बनी कैसे है? वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स एंड लोअर साइड डोम शेप्ड डायफ्राम। क्लियर? और आगे हम लोग बात करें, अभी इन्होंने बोला कि लंग्स की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं? 2 मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कौन कौन सी मेम्ब्रेन, वो हमने आपको बता दिया। आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में दिया है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के कितने स्टेप होते हैं। क्लियर? ये हमने आपको बता दिया। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोली को एक्सचेंजिंग पार्ट बोलते हैं। कंडक्टिंग पार्ट को डेड स्पेस भी बोलते हैं, और वहाँ पर जो एयर होती है डेड स्पेस एयर बोलते हैं। ये फिलहाल एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, 150 ml होती है, छोड़ दो इसे। ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है, जो कि ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। ये भी आपको हमने बता दिया। सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो वेंट्रली कंप्लीट होती है, डॉर्सली इनकम्प्लीट होती है। ये भी हमने आपको बता दिया। लंग्स प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में, जो कि एक एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। और थोरेसिक कैविटी फॉर्म्ड बाय वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स, लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम। ये भी हमने आपको बता दिया। ये पूरा अभी खाली आप सुनते जाइए, पूरा का पूरा ये जो नोट्स है आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा मेडजी इंस्टीट्यूट के, और वो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप खाली सुनते चलिए, रिवीजन की क्लास है तो हम इसलिए जल्दी कराएंगे ताकि एक शॉट में पूरी वीडियो, पूरा चैप्टर आ जाए। तो देखो ये थोरेसिक कैविटी बना कैसे, वो आपको बता दिया। We cannot directly alter the pulmonary volume without altering the thoracic volume। इनका कहना है कि अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज लाना है, अगर हमें लंग्स के वॉल्यूम में चेंज लाना है, तो हमें बिना थोरेसिक वॉल्यूम में चेंज लाए, बिना हम चेस्ट कैविटी में के वॉल्यूम में चेंज लाए, लंग्स के वॉल्यूम में चेंज नहीं ला सकते हैं। चलिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। रेस्पिरेशन में कितने स्टेप हैं, तो रट्टा कभी भी नहीं मारना है, ध्यान से सुनो कितने स्टेप हैं। जरा आओ देखते हैं। यहाँ पर देखो जरा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने स्टेप है, ध्यान से सुनना। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, पहले हम लोग एयर को एटमॉस्फेयर से लंग्स में लेते हैं, जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग। अभी आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू बॉडी, और बॉडी में भी कहाँ, लंग्स में। और CO2 अब ऑक्सीजन आएगी तो न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन कराएगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, बाहर जाएगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं, और इसी को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं।
पल्मोनरी वेंटिलेशन क्यों बोलते हैं? लंग्स के लिए टर्म यूज करते हैं पल्मोनरी, और वेंटिलेशन का मतलब कभी किसी रूम में अगर कोई विंडो नहीं है तो आप कहते हो इसमें वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बहुत गर्मी हो रही, बहुत उमस हो रही है। वेंटिलेटर का मतलब आपके कहने का क्या होता है कि गैस के अंदर बाहर आने जाने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन। तो हमारे बॉडी से गैस को अंदर लाना और बॉडी से गैस को बाहर करना, ये किसका काम है? लंग्स का काम है। और लंग्स के लिए टर्म क्या यूज करते हैं? पल्मोनरी, इसे नाम दिया पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो समझ के याद रखना, कभी भी रट्टा नहीं मारना। पहला स्टेप है ये जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेयर से सीधा एयर कहाँ पर आएगी? लंग्स में। अच्छा, अभी आपको हमने बताया था सबसे पहले कि हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं। ये बात माइंड में बैठा लोगे तो ये सारी चीज़ें गलत नहीं होंगी, सीक्वेंस में याद रहेंगी, रट्टा कभी मारना नहीं पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हमें सेल तक पहुंचाना है, क्योंकि सेल में जो न्यूट्रिएंट हैं उनका ब्रेकडाउन कराना है, उनका ऑक्सीडेशन कराना है, जिससे हमें एनर्जी रिलीज होनी है। इसका मतलब जो हम ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं उस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाना है? लंग्स तक पहुँचाना है। तो ज़रा देखो, और ट्रांसपोर्ट का हमारी बॉडी में एक ही मीडियम है जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कराता है, वो है ब्लड। तो ध्यान से सुनो, पहला प्रोसेस ये है पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। तो जो ऑक्सीजन आपने बाहर से ली है एटमॉस्फेयर से, वो आपके कहाँ तक आ गई? जरा बताओ। लंग्स तक आ गई, और लंग्स की यूनिट कौन है? एल्वियोली, वहाँ तक आ गई। और एल्वियोली से कहाँ पर जाएगा बोलो? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाएगा क्योंकि ब्लड से क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। तो ये दूसरा पॉइंट कह रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ये जो गैस है ये एल्वियोलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पर चली आए? ब्लड में चली आए। तो दूसरा पॉइंट, क्योंकि हमें पहुँचाना कहाँ तक है? सेल तक पहुँचाना है, तो सेल तक हम पहुँचा के इसको छोड़ेंगे। जरा देखो यहाँ पर, पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, गैस कहाँ चली आई बोलो? लंग्स में, एल्वियोली में आ गई, उसका लंग्स का यूनिट है। यहाँ से कहाँ आ गई बोलो? ब्लड वेसल्स में आ गई, ब्लड में आ गई। वही हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अभी वो बताएंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो दूसरे पॉइंट को क्या बोला? एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जब एल्वियोलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पर आ गई ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कहाँ तक पहुँचाना है? सेल तक पहुँचाना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाई ब्लड। और गैस में भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, गैस क्यों बार बार बोल रहे हैं? ऑक्सीजन बोल दो ना सीधा। ऑक्सीजन आ रही है तो CO2 इधर से जाएगी भी, इसलिए गैस बोल रहे हैं। क्लियर? दोनों आ जाएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कौन? ट्रांसपोर्ट बाई ब्लड। और चौथा, जब ब्लड तक, यहाँ ब्लड में आ गई कहाँ? सेल के साइड पर, टिश्यू के साइड पर, तो ब्लड से सेल में तो जाए, एक्सचेंज हो। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल, ब्लड और सेल के बीच एक्सचेंज, इसे क्या बोलोगे? चौथा पॉइंट। और जब सेल में आ गई तो सेल में तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल, सेल के द्वारा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन, पांचवा स्टेप। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेल में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और जब यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, अभी शुरुआत में बताया था CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो CO2 वही प्रोसेस अपनाएगी, यहाँ से सेल से कहाँ जाएगी बोलो? वापस आएगी कहाँ? ब्लड में। और ब्लड से कहाँ आएगी बोलो? यहाँ तक। तो यहाँ से कहाँ जाएगी? एल्वियोली में। और एल्वियोली से कहाँ चली जाएगी? बाहर। ये CO2 चली जाएगी। यही तरीका CO2 भी अपनाएगी। तो 5 इस प्रोसेस हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। पहला देखो कौन सा बोला? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ एयर अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ से यहाँ। तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस थ्रू ब्लड, मतलब यहाँ से कहाँ तक जाए? टिश्यू के साइड तक जाए, जहाँ पर टिश्यू है, जहाँ पर सेल से, जहाँ तक हमें पहुँचाना है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन ब्लड एंड सेल, यहाँ से ब्लड से कहाँ चली जाए? सेल में चली जाए। और यूटिलाइजेशन ऑफ गैस, मतलब ऑक्सीजन, किसके द्वारा? सेल के द्वारा। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्लियर? ये इतनी प्रोसेस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। चलो जरा आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। जरा यहाँ पर देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जरा देखो, 2 प्रोसेस आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है? सिंपली जरा देखो, इंस्पिरेशन का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हेडिंग का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस हमको पढ़ना है। एक मैकेनिज्म है इंस्पिरेशन,
इंस्पिरेशन की डिफिनीशन है एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना, एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन, क्लियर। और एक्सपिरेशन, दूसरा है एक्सपिरेशन का मतलब है एल्वियोलर एयर एक्सपेल आउट। एल्वियोलर एयर, लंग्स के एयर को, एल्वियोलिक एयर को बाहर करना कहलाता है एक्सपिरेशन, और एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लेना कहलाता है इंस्पिरेशन। लेकिन ये जो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन होगा, ये होगा कैसे? गैस का ट्रांसपोर्ट हमेशा होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इसका मतलब अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करें तो इंस्पिरेशन में क्या बोला? इंस्पिरेशन में क्या बोला? एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन इन का मतलब कहां पर? लंग्स के अंदर लेना। तो जरा बताओ अगर हम, इसका मतलब क्या है जरा बताओ एक्सपिरेशन का? एल्वियोलर एयर एक्सपेल आउट। एल्वियोलर एयर एक्सपेल आउट, एल्वियोली के एयर को, लंग्स के एयर को बाहर करना एक्सपिरेशन, बाहर के एयर को अंदर लेना इंस्पिरेशन। तो ये एक्सचेंज होगा कैसे? हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। चलो जरा हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग बात करें कि हमें बाहर के एयर को अंदर लेना है, बाहर के एयर को अंदर लेना है, और हमारा जो लंग्स है अंदर लेना कहाँ पर है? लंग्स में लेना है। और हमारा लंग्स कहाँ प्रेजेंट है बताओ जरा? लंग्स हमारा प्रेजेंट है कहाँ पर? लंग्स हमारा प्रेजेंट है हमारे थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में। तो अभी हमने बोला कि हमेशा एयर जाएगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो मान लो अगर एटमॉस्फेरिक एयर को हमें अंदर लाना है, एटमॉस्फेरिक एयर को हमें अंदर लाना है, ऑक्सीजन को मान लो अंदर लाना है, इसका मतलब बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा, बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए ज़्यादा, और अंदर लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए कम। तभी गैस आएगी, ऑक्सीजन आएगी, एयर आएगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो देखो करते क्या है, अब एटमॉस्फेयर पर हमारा कोई बस नहीं चलने वाला। एटमॉस्फेयर में हम प्रेशर को चेंज कर नहीं सकते हैं, हम अपने अंदर प्रेशर को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान से सुनो। अभी हमने कहा था कि हमारे अंदर जो लंग्स है वो थोरैसिक कैविटी में है, और थोरैसिक कैविटी बनी कैसे है? वेंट्रली स्टर्नम, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स एंड लोअर साइड डोम शेप डायफ्राम। तो देखो इंस्पिरेशन के दौरान एनसीईआरटी कहती है इंस्पिरेशन स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल प्रेजेंट होती है रिब्स के बीच। रिब्स के बीच जो मसल होती है, याद रखो, जिसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। और ये दो टाइप की होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो इंस्पिरेशन के दौरान, इंस्पिरेशन स्टार्ट्स विथ, पहले क्या होगा? पहले ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, इसमें भी कौन अभी आपको बता रहे हैं, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो जरा देखो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब, डायफ्राम ऐसे आएगा नीचे। डायफ्राम कहाँ आएगा? नीचे। तो आओ जरा देखते हैं डायफ्राम अगर नीचे आएगा तो कैसे। ये देखो डायफ्राम अभी यहाँ था और डायफ्राम ये फ्लैट हो गया। एनसीईआरटी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब ये फ्लैट होना, ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पर था ये डायफ्राम, और इतनी जगह बढ़ गई क्या? इतनी जगह थोरैसिक कैविटी की बढ़ गई क्या? तो अगर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो लंग्स अभी इतने में था, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जैसे ही लंग्स को जगह मिली तुरंत ये फैलेगा, तुरंत ये क्या करेगा? बोलो, फैलेगा। और ये तो एक है ना, तो बोलो ये जो जगह बढ़ी, ये जो जगह बढ़ी, हम ऐसे हैं, अभी हमारा डायफ्राम यहाँ था और अभी डायफ्राम यहाँ आ गया, यहाँ, तो ये इतनी जगह बढ़ी। कैसे बढ़ी? ये ऐसे जगह बढ़ी। ऊपर वाले रीजन को बोलते हैं एंटीरियर, नीचे वाले रीजन को बोलते हैं पोस्टीरियर। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ा इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। दूसरी बात, अब ये जो रिब्स के बीच मसल्स है, कौन सी मसल? जब इंस्पिरेशन कर रहे हो उस समय काम कर रही है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती हैं
तो ये हमारी जो रिब्स हैं ये पुल्स अप, ऊपर उठती हैं, और ये रिब्स जो हैं वो किससे जुड़ी हैं? स्टर्नम से, जिसकी वजह से स्टर्नम में रेज होता है ऊपर की तरफ, स्टर्नम ऊपर की तरफ रेज होता है। मान लो स्टर्नम अभी यहाँ है, अगर रेज हुआ ऐसे तो इतनी जगह ऐसे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इतना ऊपर आता नहीं, दिखा रहे तुम्हें ना, इतना ऐसे अगर बढ़ा तो इस तरह से, क्लियर। तो ये कौन सी एक्सिस है? पीछे की तरफ बोलते हैं डॉर्सल, बाहर की तरफ सामने की तरफ बोलते हैं वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो देखो जरा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से स्टर्नम रेज होता है ऊपर, तो थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में। तो दो एक्सिस में, और इस पर क्वेश्चन आता है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में, स्टर्नम के रेज होने से, रिब्स के पुल होने से थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, दो एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ा, किसका? लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा। थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, चेस्ट कैविटी बढ़ी, तो लंग्स का वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर पहले जितनी भी एयर रही होगी, अब वो एयर इस छोटे से लंग्स में, इतनी सी जगह में, अब वो एयर यहाँ पर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो एयर फैल गई, एयर फैली तो प्रेशर हो गया कम। बाहर का प्रेशर जितना था उतना ही है, लेकिन अंदर का प्रेशर जैसे ही कम हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर चली आई अंदर। प्रोसेस का नाम क्या हुआ? इंस्पिरेशन। प्रोसेस का नाम क्या हुआ? इंस्पिरेशन। तो क्या बोलोगे? इंस्पिरेशन स्टार्ट्स विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। उल्टा है, याद रखना, इंस्पिरेशन में इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल रिब्स के बीच पाई जाती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। थोरेसिक वॉल्यूम दो जगह से बढ़ेगा, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस एंड डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, और थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, बाहर की एयर अंदर आ गई। प्रोसेस का नाम इंस्पिरेशन। इसका मतलब आपने ये भी पढ़ लिया कि इंस्पिरेशन होने के लिए बाहर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा, अंदर का प्रेशर कम, तो बाहर के कंपैरिजन में अंदर नेगेटिव प्रेशर है। तो एनसीईआरटी कहती है फॉर इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अंदर लंग्स के अंदर के प्रेशर को क्या बोल रहे हो? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स में नेगेटिव प्रेशर है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, तो एयर आ गई अंदर। प्रोसेस का नाम इंस्पिरेशन। चलो अच्छा, अगर हम लोग अब ये बात करें, यही कहानी वापस करो एक्सपिरेशन में, तो एक्सपिरेशन में क्या करोगे? डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। बोलो अभी ये ऐसा हो चुका है, डायफ्राम यहाँ जगह बढ़ गई है, एयर बाहर की एयर अंदर आ गई, पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर एयर हो गई अब ज़्यादा, पहले के कंपैरिजन में एयर हो गई ज़्यादा। अब अगर ये डायफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा, वापस आएगा, ऐसे ये डोम शेप बनेगा, ये जो जगह बढ़ी थी फिर से कम होगी, लेकिन पहले के कंपैरिजन में इसमें एयर आ चुकी है ज़्यादा, तो अब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा, बाहर का प्रेशर अपने आप घट गया, अंदर की एयर चली गई बाहर। प्रोसेस का नाम एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा? एक्सपिरेशन के दौरान डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, ड्यू टू विच thoracic volume decreases as well as pulmonary volume decreases and pressure increases। प्रेशर बढ़ा, एल्वियोलर एयर एक्सपेल आउट, प्रोसेस का नाम एक्सपिरेशन। तो आपने ये भी समझ गए, एक्सपिरेशन होने के लिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक्सपिरेशन होने के लिए अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम होना चाहिए। यह है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या पढ़ोगे जरा बताओ? दो मैकेनिज्म है, एक है इंस्पिरेशन और एक है एक्सपिरेशन। इसकी डिफिनीशन क्या है ये भी बता दिया। चलो जरा आगे हम लोग बात करते हैं, जरा देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जरा देखो। एयर इंटरिंग लंग्स, एयर इंटर करेगा लंग्स में तो डायफ्राम देखो नीचे आ रहा है, फ्लैट हो रहा है, और जरा देखो अगर हम लोग एक्सपिरेशन की बात करें तो वापस जा रहा है, रिलैक्स हो रहा है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जा रहा है, जिससे थोरेसिक वॉल्यूम फिर घटेगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है, एक बार देख लेना। क्लियर? चलो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इसी में आपको मिलेगा एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल 12 to 16 टाइम्स ब्रीदिंग करता है पर मिनट। और नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ब्रीद 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। और इस ब्रीदिंग रेट को मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। कैसे मेजर कर सकते हो? स्पायरोमीटर से। क्लियर? अगली हेडिंग है, ये कंप्लीट हुआ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगली हेडिंग है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है और उन्हीं वॉल्यूम्स को मिला के हम लोग बढ़ेंगे कैपेसिटीज।
कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, उन्हीं को मिला के क्या बनती है, कैपेसिटीज। आओ जरा देखते हैं, पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक नॉर्मल ब्रीदिंग में कोई पर्सन जितनी एयर अंदर लेता है या बाहर करता है, इस वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन और ब्रीद आउट इन नॉर्मल ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। 500 ml पर ब्रीद हम लोग लेते हैं। 500 ml एक बार में हम अंदर लेते हैं और 500 ml हम एक बार में बाहर करते हैं। और अभी अभी आपको हमने बताया था कि एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल कितनी बार ब्रीद करता है, 12 to 16 टाइम्स। तो ज़रा बताओ, अगर किसी ने 12 टाइम ब्रीद करी 1 मिनट में, तो एक बार में कितना लिया, 500 ml। और 1 मिनट में कितनी बार ब्रीद कर रहा है, 12 टाइम्स। तो 12 × 500 करोगे तो कितना आएगा, 6000 ml आएगा, 6000 ml। और मैक्सिमम कितना कर रहा है, 16 टाइम। अगर वो मैक्सिमम 16 टाइम किया ब्रीदिंग, तो एक बार में कितना लेगा, 500 ml। और 1 मिनट में कितनी बार कर रहा है ब्रीदिंग, 16 टाइम। तो 16 × 500 ये कितना आया, 8000 ml। इसका मतलब अगर हम लोग टाइडल वॉल्यूम पर मिनट की बात करें तो कितना आएगा, 6000 to 8000 पर ml। क्लियर, कितना आएगा ये, 6000 to 8000 पर ml। क्लियर। अब देखो जरा, तो इसको कभी कभी वो दे देता है क्वेश्चन कि कोई पर्सन ब्रीदिंग कर रहा है 14 टाइम, कितनी टाइम, 14 टाइम ब्रीदिंग कर रहा है, बताओ पर मिनट कितना वो एयर अंदर या बाहर कर सकता है। तो ये रट्टा नहीं मारना, पर मिनट 6 to 8000। अब याद कर लो, 14 टाइम बोला, एक बार में टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 ml। 14 × 500 कितना आएगा, बोलो 7000 ml। क्लियर। तो ये टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम एक बार में कोई पर्सन नॉर्मली जितनी एयर अंदर ले सकता है या बाहर कर सकता है, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से सुनो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। एनसीईआरटी की लाइन अगर तुम पढ़ोगे, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा। अब कितना हम ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, कह रहे हैं एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अगर फोर्सफुली कोई आदमी खींच के सांस लेता है, जैसे आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो कितना, 500 ml। लेकिन कोई कहे सांस खींच के ले सकते हो, कहो हाँ सांस खींच के ले सकते हैं। कितना ले सकते हो, 2500 से 3000 ml। जो ये सांस खींच के ले सकते हो, फोर्सफुल्ली ले रहे हो, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन या फोर्सफुल्ली, इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में बोलते हैं IRV, 2500 से 3000 ml। क्लियर। अच्छा, अगर सांस खींच के अंदर ले सकते हो तो सांस खींच के बाहर भी तो कर सकते हो, तो इसी का उल्टा हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो इंस्पिरेटरी था, ये एक्सपिरेटरी हो गया। कोई कहे नॉर्मली सांस बाहर कर रहे हो, 500 ml टाइडल वॉल्यूम बाहर कर रहे हैं, खींच के सांस बाहर कर सकते हो, फोर्सफुली बाहर कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, उस एयर को बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट और एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये होता है 1000 से 1100 ml। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। इसके बाद आता है एक रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है एयर की, अभी आपने ERV पढ़ा कि फोर्सफुली बाहर कर सकते हैं, लेकिन कुछ एयर ऐसी हैं जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद भी लंग्स से निकलती नहीं है, वो हमेशा लंग्स में रहती हैं, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वो एयर की वो वॉल्यूम ऑफ एयर जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन करने के बाद भी लंग्स से निकाली नहीं जा सकती, उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। 1100 से 1200 ml। कितना है, 1100 से 1200 ml। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। यहाँ तक कि फोर्सफुल्ली एक्सपिरेशन करें तब भी हम बाहर नहीं कर सकते, वो एयर हमेशा हमारे लंग्स में रहेगी, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। चलो, ये वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। इन्हीं वॉल्यूम को मिला के हम पढ़ते हैं कैपेसिटी। इन्हीं वॉल्यूम को मिला के बनती है कैपेसिटी। आओ जरा देखते हैं, टाइडल वॉल्यूम बता दिया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 2500 से 3000 होती है।
चलो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ये होती है ERV 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जिससे आप बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होती है। क्लियर। चलो जरा आगे हम लोग बात करें कैपेसिटी। अभी आपको बताया है कि उन्हीं वॉल्यूम्स को मिला के कैपेसिटी बनती है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ध्यान से वर्ड को समझना है, वो कह क्या रहा है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी मतलब इंस्पायर, अंदर लेने की कैपेसिटी, कितनी एयर आप अंदर ले सकते हैं आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब आपने नॉर्मली एयर को बाहर किया उसके बाद कितनी एयर आप अंदर ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो अब जरा हमें ये बताओ, हम कह क्या रहे हैं, अभी सुनो जरा, कि नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं। तो नॉर्मल हमने एक्सपिरेशन किया होगा तो बाहर किसको किया, टाइडल वॉल्यूम, तो पहले उसको अंदर ले लो, टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया। अब ये कह रहे हैं कि अब कितना ले सकते हो, तो लेते तो 500 ml है, टाइडल वॉल्यूम ले सकते हैं, क्षमता की बात कर रहे हो तो हम लोग फोर्सफुली भी अंदर ले सकते हैं, जिसे IRV बोलते हैं, 2500 से 3000 ml। इसका मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू TV प्लस IRV। तो नॉर्मल जो बाहर किया है पहले उसको हमारा लाओ, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फोर्सफुली लेंगे हम, क्योंकि कह रहे हो ले सकते हो, फोर्सफुली लेंगे कितना, 2500 से 3000 ml। जरा देख लो, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितना अंदर ले सकते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेशन की बजाय एक्सपिरेशन कह दो, कि नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो भैया हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है, टाइडल वॉल्यूम लिया है, उसको बाहर कर दो, टाइडल वॉल्यूम बाहर गया। उसके बाद कह रहे और कितना कर सकते हो, फोर्सफुल्ली बाहर कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बराबर TV प्लस ERV। अगर आपको डिफिनीशन याद रही तो कभी गलत नहीं करोगे। कैसे, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाई फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। फिर से सुन लो, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद कितनी एयर बाहर कर सकते हैं। तो आपने जब नॉर्मली अंदर लिया तो किसको लिया, टाइडल वॉल्यूम। कह रहे अब कितना बाहर कर सकते हो, तो कहो पहले हमने तुम्हारा नॉर्मल लिया है टाइडल वॉल्यूम, उसको छोड़ेंगे, उसको जाने दो TV। उसके बाद कह रहे कितना कर सकते हो, कर फोर्सफुल्ली कर सकते हैं। वो कौन सी एयर है, ERV, अभी पढ़ के आए हो। तो दोनों को मिला के क्या बन गया, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, TV प्लस ERV। उसके बाद कह रहे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब नॉर्मल आपने एक्सपिरेशन किया है तो आपके लंग्स में कितनी एयर है। तो ज़रा बताओ, जो एयर आप फोर्सफुल्ली बाहर करते हो जिसे ERV बोलते हो, अभी आपने नॉर्मली बाहर किया है तो फोर्सफुल वाली हमारे अंदर है ना। हमने फोर्सफुल्ली बाहर नहीं किया, हमने नॉर्मली बाहर किया। तो नॉर्मली बाहर करते हैं तो कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। फोर्सफुल्ली कौन सा करते हैं, ERV। अभी वो उसको बाहर नहीं किया, इसका मतलब वो हमारे अंदर है, ERV हमारे अंदर है। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी बाहर जाती ही नहीं, वो भी तो हमारे अंदर है। तो ये कह रहे डिफिनीशन क्या है, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद कितनी एयर हमारे लंग्स में रह जाती है। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो टाइडल वॉल्यूम बाहर कर दिया, लेकिन हमारे अंदर अभी ERV है जिसे हम फोर्सफुल्ली बाहर करते, वो अभी हमारे अंदर है। रेसिडुअल वॉल्यूम अभी हमारे अंदर है जो कि कभी बाहर जा ही नहीं सकती। तो बोलो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इट इज कॉल्ड FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और जरा देखो, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, कौन आएगा इसमें, ERV प्लस RV। क्योंकि हमने नॉर्मली बाहर किया है, ERV हमारे अंदर है, इसको हम फोर्सफुल्ली बाहर करते हैं। RV जो हमेशा रहती, कभी निकाल ही नहीं सकते, तो FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, एक आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, जरा देखो। वाइटल कैपेसिटी, कोई भी पर्सन फोर्सफुल्ली एयर अंदर लेने के बाद कितनी बाहर कर सकता है।
या फोर्सफुल बाहर करने के बाद कितना अंदर ले सकता है, ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अभी नॉर्मल एक्सपिरेशन नहीं है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर हमने फोर्सफुल्ली बाहर किया तो अब कितना अंदर ले सकते हैं। ये जैसा कह रहे हैं वैसे ही तुम सोच के करते जाओ, अपने आप सही हो जाएगा। रट्टा मारोगे बेटा गलत होगा पक्का। ध्यान से सुनो, डिफिनीशन क्या है। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। हमने फोर्सफुली एयर बाहर करी, अब कह रहे अब कितना ले सकते हो। तो कहो कि जब हमने फोर्सफुली बाहर किया तो ERV दिया है, पहले वो आने दो, ERV आ गई। अब नॉर्मल आने दो, TV टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली लेते हो, नॉर्मल वाली आ गई टाइडल वॉल्यूम। अब कह रहे कितना ले सकते हो, कह रहे खींच के ले सकते हैं फोर्सफुल्ली, कौन आएगा, IRV। तो बोलो कौन कौन हो गया, ERV TV प्लस IRV, ERV TV प्लस IRV। इसी का उल्टा कर दो, कह रहे कि कोई भी पर्सन फोर्सफुली अंदर लेने के बाद कितना बाहर कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो फोर्सफुली इंस्पायर किए हो तो पहले उसको जाने दो। फोर्सफुली किसको लिया था, जबरदस्ती सांस खींच के किसको लिया था, IRV, पहले उसको जाने दो। IRV चली गई, उसी सीक्वेंस में याद करो तब याद रहेगा। फिर टाइडल वॉल्यूम को जाने दो, टाइडल वॉल्यूम चली गई। फिर कह रहा कितना बाहर कर सकते हो, खींच के बाहर करो, कौन, ERV, ERV भी बाहर चली गई। बोलो क्लियर। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ERV प्लस TV प्लस IRV। वही सेम है, वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, सेम यही आएगा। हमने उल्टा इसलिए लिखा है ताकि तुम उस सीक्वेंस में याद करो, आएगा तो वही ना, उस सीक्वेंस में याद करो ताकि याद आ जाए, रट्टा नहीं मारना है। ये हो गई वाइटल कैपेसिटी। अच्छा बताओ, वाइटल कैपेसिटी अगर हम खींच के अंदर ले रहे हैं तो कौन कौन हमारे अंदर है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो ऑलवेज रिमेन, हमेशा रहती है, कभी बाहर जाती नहीं है। ERV वो भी हमारे अंदर है, हमने खींच के भी लिया। IRV, कौन लिया, IRV। उसके बाद कह रहे हैं हमारे अंदर लंग्स में रह कितनी एयर सकती है, जिसे बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर या एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अगर आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो कितनी एयर हमारे लंग्स में आ सकती है या रहती है। तो जरा बताओ, फोर्सफुली अंदर अभी लिया था, उसी को बोले थे वाइटल कैपेसिटी। ये सब आएंगे वाइटल कैपेसिटी। और कह रहा है कि उसी फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद कितना लंग्स में रह सकती है, इसी के साथ ऐड कर दो रेसिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में रहती है, कभी निकलती ही नहीं है। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, कौन आएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये हम लोग खींच के लिए हैं और ये कभी निकल नहीं सकती, तो इनको मिला के पूरा हमारे लंग्स में फोर्सफुल इंस्पिरेशन के एंड में रहती है। यह है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। क्लियर। आओ जरा अगली हेडिंग देखते हैं। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, जरा देखो। कभी कभी कहता है किसको कौन कौन सा ऐड करके क्या क्या बनता है, जरा देखो। यह है टाइडल वॉल्यूम, यहां से यहां तक क्या है, टाइडल वॉल्यूम। और ये भी गलत नहीं होगा, समझ के याद रखोगे, कोई भी चीज रट्टा नहीं मारना है। ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यहां से यहां तक इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे बोल रहा हूं IRV, IRV। नीचे यहां से लेके यहां तक ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सबसे नीचे ये है रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो चार वॉल्यूम को ही मिला के तो कैपेसिटी बनती है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम। अब बताओ तुम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखो जरा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते हो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये यहां से यहां तक टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसे क्या बोलोगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, यहां से लेके यहां तक। देखो जरा, ये यहां से लेके यहां तक इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, IRV प्लस TV। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अभी पढ़ के आए हो,
टीवी प्लस ईआरवी, देखो ये टीडीवी टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, ये हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर। और आगे जरा देखो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इनको मिला के क्या बोलते हो, इनको मिला के बोलते हो एफआरसी, एफआरसी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, रेसिडुअल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, इनको मिला के क्या बोला, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और सुनो जरा, आईआरवी, टीवी और ईआरवी, इनको मिला के क्या बोलते हो, वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी में ऐड कर दो रेसिडुअल वॉल्यूम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। ये इस तरह का डायग्राम आता है। तो अगर आपको ये ऐसे पता रहे, टाइडल वॉल्यूम ये है, ऊपर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नीचे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और सबसे नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम, वो कहीं भी रिप्रेजेंट करे, अगर आपको ये पता है कि कौन कौन से वॉल्यूम को मिला के कौन कौन सी कैपेसिटी बनती है, तो आप कर ले जाओगे, कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहाँ कहाँ एक्सचेंज होता है। चलो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कितनी जगह एक्सचेंज होता है, पहले वो याद करो, कितनी जगह एक्सचेंज होता है जरा देखो। अभी आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो कहाँ कहाँ एक्सचेंज होगा जरा देखो, एक बार गैस का एक्सचेंज होगा, एक बार गैस का एक्सचेंज होगा एल्वियोली से, कहाँ पर, एल्वियोली से ब्लड में आएगा, और ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा तो दूसरा ब्लड से सेल में आएगा, ये अगर सेल है ब्लड से सेल में आएगा। तो ये जो एक्सचेंज होगा, और अगर हम बोले एक्सचेंज तो एक्सचेंज यहाँ होगा, एटमॉस्फेयर से लंग्स, लंग्स से ब्लड एंड ब्लड से सेल, ये एक्सचेंज हो रहा है। जो एक्सचेंज होगा ये कितनी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कितनी सॉल्युबल है उस पर डिपेंड करता है। और तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जहाँ से डिफ्यूज हो रही है गैसेस, जैसे यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हो रही है तो इन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है, यहाँ से CO2 यहाँ जा रही है तो इसकी थिकनेस कितनी है। तो पहले तो याद करो कि गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर टू लंग्स, लंग्स टू ब्लड, ब्लड टू सेल। उसके बाद कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है अभी बता रहे हैं। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तीसरा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आओ जरा एक एक करके इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर। सर पार्शियल प्रेशर क्या है, किसी कोई गैस का मिक्सचर है, कोई गैस का मिक्सचर है किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर में कोई गैस है O2 CO2, ये गैस का प्रेशर वॉल पर कितना लग रहा है इसे तो बोलोगे गैसियस प्रेशर। लेकिन इनमें से किसी एक गैस का O2 या CO2, किसी एक गैस, इसमें और भी गैस हो सकती है, अभी हमें दो ही पढ़ना है इसलिए बता रहे हैं, इनमें से किसी एक गैस का प्रेशर वॉल पर कितना लग रहा है उसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, प्रेशर अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। किसी गैस के मिक्सचर में एक गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर कंटेनर की वॉल पर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, PO2 एंड PCO2। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, PO2 एंड PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या बोला कि गैसेस एक्सचेंज कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तीन। पहला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या पार्शियल प्रेशर, तो हम लोग पहला यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। कहाँ कहाँ एक्सचेंज होगा जरा बताओ, एटमॉस्फेयर से लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड से सेल में या टिश्यू में। आओ जरा देखते हैं, अगर एटमॉस्फेयर से लंग्स में, लंग्स की यूनिट कौन, एल्वियोली में ऑक्सीजन आनी है, इसका मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होना चाहिए और एल्वियोली में कम होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159
इन एटमॉस्फेयर 159 mmHg एटमॉस्फेयर में होगा। लंग्स में कितना होगा 104 mmHg, PO2 104 mmHg। यहाँ पर पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी इन दोनों में होगा 95 mmHg। पल्मोनरी वेन और ये जो यहाँ पर लिखा है सिस्टमिक आर्टरी 95 mmHg, वही सेम यहाँ पर भी होगा पल्मोनरी वेन में। तो देखो एटमॉस्फेयर में 159, लंग्स में 104, पल्मोनरी वेन में 95, सिस्टमिक आर्टरी में 95 किसका है ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में 0.3 होगा, लंग्स में 40, यहाँ पर पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी में 40। और जब ये आ गया कहाँ पर टिश्यू में, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम और CO2 की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पर PO2 हो जाएगा 40 और PCO2 45। यहाँ पर जाएगा ये वेना कैवा के थ्रू, सिस्टमिक वेन है, यहाँ पर CO2 45 और PO2 40, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर टिश्यू में यूटिलाइज हो गया तो कम हो गया, CO2 प्रोड्यूस हुआ तो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सिस्टमिक वेन में और पल्मोनरी आर्टरी में दोनों में सेम होगा, कितना होगा PCO2 यहाँ पर 45 और PO2 कितना होगा 40। तो देखो अगर यहाँ पर PCO2 45 है कहाँ पल्मोनरी आर्टरी में और यहाँ पर 40 है, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर 40 है और एटमॉस्फेयर में कितना है 0.3 है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। तो ये पहला पॉइंट है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगा, तो कितना प्रेशर कहाँ पर होता है किसका, तो ध्यान से सुन लो। एटमॉस्फेयर में O2 का 159 mmHg, O2 कितना 159 mmHg, लंग्स में 104 mmHg, पल्मोनरी वेन और सिस्टमिक आर्टरी में 95 mmHg ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, और उसके बाद टिश्यू में कितना होगा 40 mmHg। अब चलो जरा और फिर आगे जाएंगे कहाँ, सिस्टमिक वेन में 40 mmHg, पल्मोनरी आर्टरी में 40 mmHg, किसकी बात करें ऑक्सीजन की। चलो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg, पल्मोनरी वेन में और सिस्टमिक आर्टरी में 40 mmHg, कितना 40 mmHg। CO2 अब यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा कहाँ पर टिश्यू में, यहाँ पर CO2 45 mmHg, वेन में सिस्टमिक वेन में 45 mmHg, पल्मोनरी आर्टरी में 45 mmHg, एल्वियोली में 40 mmHg, ये आपको बता चुके हैं। तो ये ऐसे जाएगा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ये पहला वाला पॉइंट है जिसे बोला एक्सचेंज ऑफ गैस डिपेंड करेगा प्रेशर ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। चलो वापस आते हैं, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस को पार्शियल प्रेशर क्या होता है, PO2 ऑक्सीजन के लिए, PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको बता दिया। NCERT की टेबल है ये, कौन कौन सी गैस, जो प्रेशर वहाँ पर पड़ा वही प्रेशर यहाँ पर दिया है, गैस कौन सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना है, O2 और CO2 का एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, एल्वियोली में कितना प्रेशर है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब सिस्टमिक आर्टरी, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, कौन सा प्योर ब्लड और कौन सा इम्प्योर ब्लड है, कहाँ पर फ्लो होता है। सिस्टमिक आर्टरी जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। टिश्यू में कितना प्रेशर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 रिच ब्लड जाता है क्योंकि O2 कंज्यूम हो जाता है CO2 में, टिश्यू में तो CO2 निकलता है, तो CO2 रिच ब्लड जाता है कहाँ पर, सिस्टमिक वेन में। तो देख लो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर 159, CO2 का 0.3, ये अभी आपको हमने उस डायग्राम में बताया, ये टेबल एक बार देख लेना, NCERT का टेबल है, ठीक। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरी बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है, इसलिए वो डिफ्यूज फास्ट होता है। Solubility of carbon dioxide is 20 to 25 times more than that of oxygen, hence diffuse faster, वो ज़्यादा डिफ्यूज होती है, फास्ट डिफ्यूज होती है। क्लियर, कौन, CO2 ज़्यादा सॉलेबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, जरा देखो अगर हम लोग बात करें थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ध्यान से सुनो, यही तो है अभी आपने पढ़ा था। यहाँ पर ऑक्सीजन आई, यहाँ से ये एल्वियोली है, एल्वियोली से कहाँ पर आना है, ब्लड वेसल्स में आना है। तो ध्यान से सुनो,
एल्वियोली में यहाँ पर इपिथेलियम होती, स्क्वैमस इपिथेलियम। कौन सी इपिथेलियम? स्क्वैमस इपिथेलियम। ब्लड वेसल्स अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो कैपिलरी में ये एक ही लेयर होती है जिसे बोलते हैं इंडोथेलियम, और ये कैपिलरी एल्वियोली के पास है, इसलिए बोला इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी। एल्वियोली के पास कैपिलरी है और दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस बोल रहे हैं। तो बोलो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। कौन कौन सी 3 लेयर हैं जरा बताओ? स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। इन तीनों को मिला के बना डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बना बोलो? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। फिर भी इसकी टोटल थिकनेस लेस देन 1 mm होती है। टोटल थिकनेस होती है लेस देन 1 mm, लेस देन 1 mm। एनसीईआरटी लिखती है इसकी टोटल थिकनेस जो है लेस देन mm, मतलब 1 mm से कम। एग्जैक्ट कितनी होती है? 0.2 mm। फिलहाल तुम यही याद रखो एनसीईआरटी की लाइन कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, दैट इज स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच, एंड इट्स टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 mm, 1 mm से कम होती है। और जरा देखते हैं, ये 3 पॉइंट हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, कौन कौन सी? बट इट्स टोटल थिकनेस लेस देन 1 mm, अप्रॉक्स 0.2 mm होती है। कौन कौन है जरा देखो यहाँ पर? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 लेयर, कौन कौन? स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, इंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरी, बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम। ये आपको यहाँ पर दिखा दिया है। चलो आगे जरा देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी तो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद जरा बताओ, एक्सचेंज जब हो गया गैस का, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो एल्वियोली से कहाँ आ गया? ब्लड में। तो अब ब्लड से ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? CO2 टिश्यू से, सेल से कहाँ आ गया? ब्लड में। तो ट्रांसपोर्ट कितना किसके साथ होगा? ब्लड में। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? क्योंकि आपने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कितना ट्रांसपोर्ट होगा? क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा भी है, ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स में है जिसे ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो भी है। तो ज़रा ध्यान से सुनो, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है RBC के साथ, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट RBC के साथ होती है, 3% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होता है RBC के साथ, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में, एंड 7% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। क्लियर? इतना 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा RBC के साथ, 3% ट्रांसपोर्ट होगा डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होगा RBC के साथ, 70% मैक्सिमम CO2 ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में, 7% ट्रांसपोर्ट होता है डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। अब हम लोग इसमें पहला देखेंगे O2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कौन? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और जरा देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ध्यान देना, RBC में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हीमोग्लोबिन के साथ, एंड 1 हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल ले जाता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ले जाता है। 1 हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 100 ml ब्लड कंटेन 12 to 6 ग्राम हीमोग्लोबिन। एवरेज कितना होता है? 15 ग्राम। एक हीमोग्लोबिन, अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा है कितने कैसे जाता है। एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है, और इस पर भी क्वेश्चन आता है आयरन हीमोग्लोबिन में किस फॉर्म में होता है? फेरस के फॉर्म में, Fe2+ के फॉर्म में। किस फॉर्म में? Fe2+ के फॉर्म में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है Fe2+ के फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरस के फॉर्म में। इसलिए एक आयरन एक ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को ले जाएगा? 4 ऑक्सीजन को लेके जाएगा। क्लियर? आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में फेरस के फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe2+, फेरिक के फॉर्म में नहीं, फेरस के फॉर्म में। अगर फेरिक के फॉर्म में आ जाए मेथेमोग्लोबिन बन जाता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। किसको? टिश्यू को। एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइनें हैं, उसके बाहर नहीं जा रहे ना, तो आपको पढ़ना है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, वो डिलीवर करता है 5 ml ऑक्सीजन किसको? टिश्यू को। क्लियर? अब अगर हम लोग ये देखें कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, देखो वो पढ़ने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, इतना आपको पढ़ लेना है, वो काफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग देखें
1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करेगा 15 इंटू 1.34 कितना 20 ml ऑक्सीजन। लेकिन तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए कहते हैं सेचुरेशन कितना है ब्लड का 20%। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है 20%। लेकिन कभी भी ब्लड का 100% सेचुरेशन होता नहीं है, वो अब एनसीईआरटी में है नहीं तो हम उस पर जाएंगे भी नहीं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। याद रखना ये कहानी है, लेकिन अब डेली क्लास जब रेगुलर क्लास होती है उसमें बताते हैं। अभी आपको एक शॉट में पूरी वीडियो जानी है, कोई ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा पढ़ने की, जितना एनसीईआरटी में है उतना आप पढ़ लीजिए। अब जरा देखिए हीमोग्लोबिन जो है, अभी आपको बताया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कर रहा है। हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो ऑक्सीजन के साथ भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर कि हीमोग्लोबिन बाइंड किससे करेगा, O2 से बाइंड करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन के पास जहाँ पर हीमोग्लोबिन है वहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा। तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन और CO2 इट्स डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जरा ये बताइए, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, जरा देखिए ये एल्वियोली, ब्लड वेसल्स और ये मान लो यहाँ पर है सेल या हम बोले टिश्यू। तो जब आप ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन उस समय हम लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं, उस समय हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन इस समय एल्वियोली में होती है ज़्यादा। तो ऑक्सीजन जब एल्वियोली में ज़्यादा होती है, अभी आपने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो गैसेस का एक्सचेंज होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन होती है ब्लड में कम, यहाँ से आएगी। क्यों कम होती है, क्योंकि ये पहले जो ऑक्सीजन आई थी वो सेल में जा चुकी है, वहाँ पर कंज्यूम हो चुकी, खर्च हो चुकी है, तो ब्लड में अभी ऑक्सीजन की कमी है। तो जब हम ब्रीदिंग करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन लंग्स में आएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कहाँ चली आई, ब्लड में। और ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। कौन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन को पाएगा तुरंत फॉर्मेशन कराएगा HbO2, ये 4, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है और इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो जरा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रही है कहाँ पर, एल्वियोलर साइट पर। बाइंडिंग तो ब्लड में होगी लेकिन कहाँ, एल्वियोलर साइट पर, जहाँ पर एल्वियोली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अकर्स एट एल्वियोलर साइट बिकॉज PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो। क्योंकि पहले भी आपको बता दिया था, अगर यहीं पर CO2 ज़्यादा हो जाए O2 से तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड कर जाएगा, CO2 से बाइंड कर जाएगा, फिर O2 से बाइंड नहीं करेगा। इसका एक ये भी मतलब है कि CO2 एक फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो जरा बताओ, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अकर्स एट एल्वियोलर साइट वेयर PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो। और ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया कहाँ पर, एल्वियोलर साइट में। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ आएगा, सेल तक। और जब ये सेल तक पहुँचा तो जो ऑक्सीजन पहले से आई थी वो ऑक्सीजन सेल में कंज्यूम हो चुकी है, खर्च हो चुकी है, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया है। और जब ऑक्सीजन कंज्यूम होती है CO2 प्रोड्यूस होता है, CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। जैसे ये HbO2 यहाँ पर पहुँचा, इसको दिखा HbO2, ये यहाँ पर पहुँचा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ने देखा ऑक्सीजन यहाँ पर कम, CO2 ज़्यादा, हीमोग्लोबिन कहेगा ऑक्सीजन भाई तुम निकल लो, CO2 ज़्यादा है मुझसे बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ बना था यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर O2 की कमी है और CO2 ज़्यादा है।
तो डिसोसिएशन ऑफ इट मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस एट टिश्यू साइट वेयर PO2 इज लो एंड PCO2 इज हाई। तो जब ये PO2 ऑक्सीजन को छोड़ देगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन चली आई कहाँ, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और CO2 तुरंत इधर से इधर आएगा तो हीमोग्लोबिन अब CO2 से बाइंड कर लेगा। तो अभी हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, उसी पर रहेंगे, CO2 के ट्रांसपोर्ट पे अभी बाद में जाएंगे। तो बोलो जरा, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग वहाँ होगी जहाँ पर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, और डिसोसिएशन वहाँ होगा जहाँ O2 की कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसलिए O2 की कंसंट्रेशन एल्वियोली में ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग एल्वियोली में होगी, और इसका डिसोसिएशन हो जाएगा कहाँ, टिश्यू में, टिश्यू साइट में, कहाँ, ब्लड में। क्लियर? तो ध्यान से सुन लो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन that is binding of hemoglobin with oxygen occurs at alveolar site where PO2 is high and PCO2 is low, and dissociation of it occurs at tissue site where PO2 is low and PCO2 is high। देख लो जरा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अगर बाइंड किया, फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। अच्छा बताओ, ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, यहाँ पर लिखा है, जरा ध्यान से सुनो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ये बना यहाँ पर, ये स्टेबल बनना चाहिए कि अनस्टेबल बनना चाहिए? अगर ये स्टेबल बन गया, ट्रांसपोर्ट तो होगा, लेकिन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि स्टेबल बाइंडिंग होगी तो छोड़ेगा ही नहीं, और जब ऑक्सीजन डिसोसिएट नहीं होगा हीमोग्लोबिन से तो टिश्यू में आएगा नहीं, यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। इसलिए इसकी जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से अनस्टेबल है, रिवर्सिबल बाइंडिंग है। अभी तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पर डिसोसिएशन भी हो जाएगा। आओ जरा देखते हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड किया एल्वियोली में, HbO2 का 4 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, अनस्टेबल बनता है, रिवर्सिबल मैनर में बनता है, रिवर्सिबल मैनर में बनता है। देखो, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन अकर्स इन एल्वियोली वेयर PO2 इज हाई एंड PCO2 H+, टेम्परेचर, जहाँ जहाँ CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी H+ और टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, CO2 कम होगी H+ और टेम्परेचर कम होंगे, एंड डिसोसिएशन ऑफ इट अकर्स इन द टिश्यू साइट वेयर PO2 इज लो एंड PCO2 इज हाई। अभी आपको ही बता चुके हैं। CO2 इज अ फैक्टर विच कैन अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। अभी बताया तो था कि अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, क्योंकि कहाँ, एल्वियोली में, क्योंकि O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर यहीं पर CO2 ज़्यादा हो जाए, यहीं पर CO2 ज़्यादा हो जाए तो हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ने लगेगा। इसका मतलब कि CO2 एक फैक्टर है जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, बिल्कुल है। चलो, अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग का, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो ऑक्सीजन से हो रही है, इसका अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ आता है सिग्मॉइड, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एनसीईआरटी कहती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसी को बाकी बुक्स में मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसे OHDC शॉर्ट में बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग का ग्राफ अगर बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, तो कैसा ग्राफ आएगा, सिग्मॉइड ग्राफ आएगा। और ये जो ग्राफ है ये इफेक्टिव है स्टडी करने में, किसकी स्टडी करने में, H+ कंसंट्रेशन एंड CO2। तो OHDC ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज इफेक्टिव इन स्टडीइंग ऑफ CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। तो आओ जरा देखते हैं वो ग्राफ क्या बताता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे कैसा आएगा, सिग्मॉइड ग्राफ आएगा। इसी को हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। और OHDC जो है वो इफेक्टिव है किसके स्टडी करने में, CO2 कंसंट्रेशन और H+ कंसंट्रेशन। ठीक है ना? आओ जरा देखते हैं। देखो, ये ग्राफ है, इधर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और इधर है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। कितने पार्शियल प्रेशर पर, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बता चुके, कितने पार्शियल प्रेशर पर कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सेचुरेट होता है, बाइंड होता है, उसका ग्राफ है। तो नॉर्मल ग्राफ जो है वो कैसा आता है, सिग्मॉइड आता है। ये ग्राफ ये है, ये इस तरह से, ये नॉर्मल का मतलब ऐसा होता है, ये सिग्मॉइड ग्राफ यही है, सिग्मॉइड ग्राफ यही है। देखो ऐसा क्यों, जैसे जैसे एक हीमोग्लोबिन, अगर हम लोग बात करें, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के लिए जाता है, बोलो 4 ऑक्सीजन को। अगर हम सेचुरेशन की बात करें, जैसे जैसे अगर हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन कम है तो ये बाइंडिंग भी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग इसकी बढ़ेगी।
लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, कितने बाइंड होने हैं? 4। अगर 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए तो अब उसके बाद अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अफिनिटी क्या बढ़ेगी क्या? अब 4 ही तो उसके बाइंडिंग साइट थे, 4 ऑक्सीजन जुड़ गए, अब उसके आगे बाइंडिंग नहीं होगी। तो शुरुआत में जब बढ़ाओगे, प्लांट ग्रोथ में तुम्हें ग्राफ बताएंगे, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी फेज, बिल्कुल वैसे ही तो ग्राफ है। शुरुआत में जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, पहले तो बाइंडिंग कम होती है, लेकिन जैसे ही अब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बाइंडिंग जो है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से बढ़ेगी, और बढ़ाओगे तो और बढ़ेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब 4 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गए, उसके आगे अगर आप बढ़ाओगे तो अब बाइंडिंग नहीं बढ़ेगी, सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से, बाइंडिंग अब नहीं होगी। तो ये जो ग्राफ आता है, इसलिए बोला कैसा ग्राफ आता है? सिग्मॉइड ग्राफ आता है। क्लियर? लेकिन ये जो ग्राफ है इसकी 2 शिफ्टिंग भी होती है, लेफ्ट एंड राइट। अगर CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू में बढ़ जाए, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है टिश्यू में, CO2 रिलीज होता है, तो अगर CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू में बढ़ जाए तो ये कर्व शिफ्ट हो जाता है राइट को, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, सॉरी क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। अगर टिश्यू में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इफेक्ट का नाम होता है बोहर इफेक्ट, और CO2 बढ़ेगा तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगी, क्योंकि टिश्यू में ऑक्सीजन कम होता है। इफेक्ट का नाम होता है राइट शिफ्टिंग जो हो रही है कर्व की, इफेक्ट का नाम होता है बोहर इफेक्ट। तो कहाँ होगा बोहर इफेक्ट? टिश्यू में, जहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, H+ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ज़्यादा होगी, और O2 की कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि O2 टिश्यू में कंज्यूम होता है। इस इफेक्ट का नाम बोहर इफेक्ट। कहाँ होगा? टिश्यू में। राइट शिफ्टिंग होती है कर्व की, राइट शिफ्टिंग ऑफ कर्व। फिर से बोल रहा हूँ, CO2 की कंसंट्रेशन टिश्यू में बढ़ जाए, कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगा, तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ी तो H+ कंसंट्रेशन बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, O2 घटी। क्लियर? बोहर इफेक्ट क्या चाहेगा? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट चाहेगा कि ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन की कमी है। यहाँ पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से डिसोसिएशन हो रहा है, टिश्यू में डिसोसिएशन होता है। चलो जरा दूसरा देखते हैं। अगर लंग्स में O2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ज़्यादा होती है O2 की कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन कम होगी, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगी, ये कर्व लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्टिंग ऑफ कर्व, जिसे बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा? लंग्स में होगा। और ये क्या चाहेगा? CO2, यहाँ पर CO2 का ट्रांसपोर्ट ये प्रमोट करेगा, CO2 टिश्यू से लंग्स में आए। यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ, लंग्स में क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, और यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यहाँ डिसोसिएशन और यहाँ पर एसोसिएशन। तो नॉर्मल कर्व है तो क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कर्व। और अगर राइट शिफ्टिंग हो जाए तो बोहर इफेक्ट, लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाए तो हेल्डेन इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट कहाँ होगा? टिश्यू में, जहाँ CO2 ज़्यादा होगी, O2 कम होगी। और लेफ्ट शिफ्टिंग कहाँ होगी? लंग्स में, जहाँ पर O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम होगी। चलो आओ जरा देखते हैं। ये इतना है किसके बारे में? O2 का ट्रांसपोर्ट, इतना याद रखना। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जरा देखते हैं, अभी बताया था क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% RBC के साथ होगी, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगी। कहाँ पर? प्लाज्मा में। 7% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा होगी। और जरा देखते हैं भाई, ये एल्वियोली है, ब्लड वेसल्स, और ये सेल है। अगर सेल में ऑक्सीजन आई, यहाँ पर कंज्यूम हो जाती है सेल में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ये सेल है, सेल में ऑक्सीजन कंज्यूम होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, CO2 रिलीज होगा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, CO2 यहाँ से कहाँ आएगा? ब्लड में डिफ्यूज होके फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन को फॉलो करेगा। और यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो आया था, ऑक्सीजन कम था तो ऑक्सीजन को डिसोसिएट, छूट गया था ऑक्सीजन,
यहाँ पर ऑक्सीजन चला आया, CO2 जो इधर था वो हीमोग्लोबिन से बाइंड किया और फॉर्मेशन होगा कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन। कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन, CO2 जो हीमोग्लोबिन के एमीन ग्रुप से जुड़ता है, इसे बोलते हैं कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन। अब देखो जरा, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, ये यहाँ आएगा कहाँ, एल्वियोलर साइट। यहाँ पर CO2 कम होता है क्योंकि जो CO2 आती है वो बाहर चली जाती है, बाहर से ऑक्सीजन आती है। तो ये जो CO2 आ रहा है कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन के फॉर्म में, यहाँ पर CO2 ज़्यादा और यहाँ पर CO2 कम, तो यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाएगा कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन का। CO2 चली जाएगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से कहाँ चली जाएगी, बाहर। इसका मतलब कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स एट टिश्यू साइट एंड डिसोसिएशन ऑफ इट अकर्स एट एल्वियोलर साइट, एल्वियोली साइट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जस्ट अपोजिट। तो जरा देखो, हीमोग्लोबिन की CO2 से बाइंडिंग कहाँ होगी, क्योंकि जहाँ CO2 ज़्यादा होगा तब इसकी बाइंडिंग होगी। CO2 ज़्यादा कहाँ होता है, टिश्यू में, तो टिश्यू में बाइंडिंग होगी। क्या बनेगा, HbCO2, जिसे बोल रहे कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन। और ये भी अनस्टेबल होगा, रिवर्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बाइंडिंग हुई CO2 की हीमोग्लोबिन से और यहाँ डिसोसिएशन होगा। कहीं अगर स्टेबल बाइंडिंग हो जाती तो फिर इसका यहाँ डिसोसिएशन ना होता, ये भी रिवर्सिबल है। तो ये रिवर्स वाली जो रिएक्शन चलेगी, इसका ब्रेकडाउन कहाँ होगा, एल्वियोली में होगा और यहाँ पर CO2 चली जाएगी बाहर। देखो जरा, अगर यहीं पर यहाँ टिश्यू में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या हीमोग्लोबिन CO2 से जुड़ेगा क्या? अब किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि हीमोग्लोबिन बाइंड उसी से करेगा जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो O2 एक फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है CO2 की बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन से। जैसे CO2 फैक्टर था, ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर रहा था, वैसे ही O2 फैक्टर है जो CO2 के बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। आओ जरा देखते हैं, ये हो गया बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन अकर्स इन टिश्यू वेयर PO2 इज हाई एंड PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो, एंड डिसोसिएशन ऑफ इट मीन्स कार्बैमिनोहीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन एल्वियोली में होगा जहां पर PCO2 लो और PO2 हाई होगा। PO2 इज अ फैक्टर जो कि अफेक्ट करेगा बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो किसके साथ हो गया जरा बताओ, ये हुआ अभी हीमोग्लोबिन के साथ, RBC के साथ। अब दूसरा ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है किसके साथ, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। आओ जरा देखते हैं, वही कहानी होगी रिपीट। ये देखो जरा, ये कहानी, यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा, CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा बता चुके हैं। डिफ्यूज होके कहाँ आएगा, ब्लड में। तो ब्लड में, प्लाज्मा में भी और RBC में भी। तो प्लाज्मा और RBC दोनों जगह पर, प्लाज्मा और RBC दोनों जगह पर CO2 रिएक्ट करेगा H2O से। किससे रिएक्ट करेगा, H2O से, और ये बनाता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऊपर लिखा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, और फिर फर्दर ये चेंज हो जाता है कार्बोनिक एसिड HCO3 माइनस प्लस H प्लस में। कहाँ पर, H प्लस में। तो ये बाइकार्बोनेट बनता है, कहाँ पर बनेगा, प्लाज्मा में भी। यहाँ से आया कहाँ, ब्लड में, तो ब्लड में प्लाज्मा और RBC दोनों जगह पर आया है CO2, दोनों जगह पर बनेगा ये कार्बोनिक एसिड, और फर्दर क्या बना, बाइकार्बोनेट। लेकिन इसको बनाने वाला एंजाइम कौन है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा होता है RBC में और थोड़ा होता है, कम होता है प्लाज्मा में। इसका मतलब ये जो बाइकार्बोनेट बना, ये ज़्यादा बनेगा RBC में, ज़्यादा बनेगा RBC में, और कम बनेगा, थोड़ा बनेगा कहाँ, प्लाज्मा में। कहाँ बनेगा, प्लाज्मा में। तो आओ जरा देखते, आओ जरा देखते।
और जरा देखते हैं, देखो सेल में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा कहाँ पर, ये देखो ब्लड वेसल्स में ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा और RBC, ये दोनों जगह पर आएगा, दोनों जगह पर आएगा, RBC में भी और प्लाज्मा में भी। RBC में CO2 H2O से रिएक्ट करेगा, बनेगा कार्बोनिक एसिड, फर्दर चेंज होगा बाइकार्बोनेट प्लस H+ कंसंट्रेशन, और यहाँ पर भी सेम रिएक्शन चलेगी कहाँ पर, प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा और ये RBC। लेकिन यहाँ पर बनेगा ज़्यादा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ज़्यादा, और यहाँ पर बनेगा कम क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है कम, वही तो बना रहा है, वही तो ये रिएक्शन प्रोसीड करा रहा है। तो ये जो बाइकार्बोनेट जब यहाँ पर ज़्यादा बनी, इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट का फ्रॉम RBC टू प्लाज्मा, तो बनता तो ये कहाँ पर है, RBC में ज़्यादा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है। अब इसके आगे की कहानी, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर बना पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, ट्रांसपोर्ट होता है सोडियम, वो सब तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो सब NCERT में है नहीं, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब ये कहानी जब हो गई, जरा देखो ये दोनों बन गए बाइकार्बोनेट, यहाँ भी बना RBC में और प्लाज्मा में, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्यों बना ये दिखाना चाह रहे थे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पर ज़्यादा है, प्लाज्मा में कम, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कम है, वही तो बनाएगा कार्बोनिक एसिड और फर्दर बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो गया बाइकार्बोनेट, ज़्यादा बना, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और प्लाज्मा में ही ट्रांसपोर्ट होगा, उससे आगे आपको पढ़ना नहीं है। तो देखो ये बनने के बाद, ये बनने के बाद यहां पर बनेगा बाइकार्बोनेट, बन गया। कहां बनेगा, RBC में ज़्यादा, प्लाज्मा में कम, लेकिन RBC से प्लाज्मा में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा यहां से, टिश्यू साइड से ट्रांसपोर्ट होगा, यहां पर आएगा, और फिर यही रिएक्शन वापस होगी। CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में, CA शॉर्ट में बोलेंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जहां पर लिखना होगा, इसलिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड, फर्दर बाइकार्बोनेट टिश्यू साइट पर बना, और फिर ये इसका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, वही रिएक्शन इससे रिएक्ट करके क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, और फिर छूट जाएगा किसमें, CO2 और H2O में, और CO2 ये सब कहाँ होगी रिएक्शन, एल्वियोली में। तो ये वाला रिएक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड टिश्यू साइट, और ये कहाँ होगा, एल्वियोलर साइट, एल्वियोली में होगा। क्लियर। तो CO2 एल्वियोली से चली जाएगी बाहर, ये कहानी। तो मैक्सिमम CO2 इसी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है, बस NCERT कवर करना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ज़्यादा होता है RBC में, कम होता है प्लाज्मा में, ये बता चुके हैं, इसलिए बाइकार्बोनेट का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम प्लाज्मा में होता है। आगे देखो, एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोली। अभी पढ़ा था 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, लेकिन CO2 टिश्यू से कहाँ जा रहा है, एल्वियोली में। तो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स CO2 रिच ब्लड डिलीवर कर रहा है कितना, 4 ml CO2 टू द एल्वियोली, ये याद रखना। चलो इसके बाद अगली हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। जरा देखो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब हमारा रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग है वो रेगुलेट कैसे होता है। आओ जरा देखते हैं। एक सेंटर होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में। कहाँ पर, मेडुला रीजन में, जो नॉर्मल ब्रीदिंग कराता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। जो हम नॉर्मल ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं, इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन करते हैं, इसको कंट्रोल करने वाला जो हमारे बॉडी में सेंटर है वो हमारे ब्रेन में है, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। और ब्रेन में भी कहाँ, मेडुला में। तो एक सेंटर है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जिसे हमने शॉर्ट में बोला RRC। कहीं लिखना हो तो शॉर्ट में लिखेंगे अभी हम, RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन, जो कि रेगुलेट कराएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन को, नॉर्मल ब्रीदिंग यही कराता है। जो हम नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, वो यही कराता है। कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एक दूसरा सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन में। आगे ब्रेन पढ़ाएंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन तो बताएंगे। पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है कौन, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इंस्पिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस करता है,
और ये बढ़ा भी सकता है, लेकिन ज़्यादा तक रिड्यूस कर रहा है, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस कर रहा है, और चेंज भी कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा रहा है तो बढ़ा भी सकता है। इसलिए कह रहे हैं इट रिड्यूस रेट ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज अल्टर द ब्रीदिंग रेट। जनरली तो घटाता है, रिड्यूस करता है, लेकिन आगे एनसीईआरटी की लाइन है इसलिए याद आपको रखना है, अल्टर भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। तो ऐसे याद रखो, इट रिड्यूस रेट ऑफ इंस्पिरेशन एज वेल एज अल्टर द ब्रीदिंग रेट, या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, चेंज कर रहा है ना, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, चेंज कर रहा है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पर होगा, पॉन्स रीजन में। एक और होता है कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के बगल में कीमोसेंसिटिव एरिया, हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 and H+ कंसंट्रेशन। अगर हमारे बॉडी में, वो आपको डिटेल में नहीं जाना, CSF में अगर हमारे से बढ़ जाए CO2 की कंसंट्रेशन, तो इतना याद रखो, अगर हमारी बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, कीमोसेंसिटिव एरिया एक्टिवेट हो जाता है। प्रेजेंट कहाँ है, एडजेसेंट टू द RRC, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, उसी के बगल में। CO2 की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ी, एक्टिवेट हुआ, सिग्नल सेंड करेगा RRC को कि भैया CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। RRC टेक रेमेडियल एक्शन, सुधार कराएगा रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी आओ, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। एक और सेंटर होता है एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वो आर्टरी जो ब्रेन को लेके जा रही है ब्लड, कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टिक आर्च, एओर्टा, ये भी सेंसिटिव होते हैं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, इसके लिए क्या बोल रहे थे, CSF, और ये कहाँ पर अगर ब्लड में बढ़ जाए, तो आपको सीधा याद रखो, अगर बॉडी में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए हमारे ब्लड में, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और सिग्नल भेजते हैं किसको, RRC को, कि भैया CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। फिर ये रेमेडियल एक्शन लेगा, रेस्पिरेशन में सुधार कराएगा। हाईली सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन, यह है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। फिर से सुन लो, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, प्रेजेंट होता है मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन में, वो नॉर्मल ब्रीदिंग कराता है, जो हम लोग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं। एक सेंटर है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, पॉन्स रीजन में होता है, जो RRC के फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है, रेट ऑफ इंस्पिरेशन को रिड्यूस करता है या बोलो चेंज करता है। एक दूसरा सेंटर है कीमोसेंसिटिव एरिया एडजेसेंट टू द RRC के एडजेसेंट बगल में प्रेजेंट होता है, नाम है कीमोसेंसिटिव एरिया, वो भी सेंसिटिव होता है CO2 और H+ कंसंट्रेशन के लिए। अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, वो एक्टिवेट हो जाता है और सिग्नल भेजता है किसको, RRC को, और वो रेस्पिरेशन की रेट में सुधार कराता है, बढ़ाता है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। और एक होता है एओर्टिक आर्च, एओर्टा बोलो, और कैरोटिड आर्टरी, वो भी सेंसिटिव होते हैं H+ कंसंट्रेशन और CO2 के लिए। अगर CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए, वो भी सिग्नल भेजते हैं RRC को कि CO2 बढ़ गई है, ये रेस्पिरेशन को नॉर्मल कराएगा। कौन, नॉर्मल यही कराएगा, ये सब सिग्नल भेजने का काम करेंगे। क्लियर, ये है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आगे चलो जरा, लास्ट हेडिंग यहाँ पर है डिसऑर्डर ऑफ, इसलिए यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन ब्रीदिंग। क्यों, क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, एक डीप ब्रीदिंग करने के बाद, कभी कभी क्वेश्चन आता है डीप ब्रीदिंग करने के बाद थोड़े समय तक हम ब्रीदिंग को होल्ड कर देते हैं, रोक देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या CO2 की कंसंट्रेशन कम है। बात दोनों सही है। उस समय हमने डीप ब्रीदिंग की है, हमारे अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कंज्यूम हो रहा है, CO2 कम प्रोड्यूस हुआ अभी, लेकिन आंसर हम यही लगाते हैं। और तो हम उसके बाद हमें ब्रीदिंग फिर हम करते हैं, तो एक डीप ब्रीदिंग करने के बाद थोड़े समय के लिए हम ब्रीदिंग होल्ड कर देते हैं, फिर हमें अर्ज ऑफ ब्रीदिंग होती है, हमें ब्रीदिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम ब्रीदिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमारे अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो हम ब्रीदिंग करेंगे, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घट रही है। तो बात दोनों सही है, लेकिन हमेशा आंसर लगाओगे CO2 के रिस्पेक्ट में, कि हमारे बॉडी में CO2 जब बढ़ता है तब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो बात तो ये भी सही है, ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन आंसर किसके रिस्पेक्ट में लगाओगे? CO2 के रिस्पेक्ट में। इसलिए कहते हैं कि ब्रीदिंग करने में ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है। ब्रीदिंग करने में ऑक्सीजन का रोल अंदर है, फूड को ब्रेकडाउन वही कराएगा, लेकिन ब्रीदिंग करने में ऑक्सीजन का रोल बहुत कम है। इसलिए एनसीईआरटी की लाइन है, रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट इन ब्रीदिंग। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ डिसऑर्डर है। पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। मेजर कॉज तो इसका एलर्जी होता है, एलर्जिक रिएक्शन से होता है।
जरा देखो, अगर हम अस्थमा की बात करें, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, शुरुआत में आपको बताया था रेस्पिरेटरी पाथवे में, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, अगर ब्रोंकियो ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन आ जाए, सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड कॉजिंग वीजिंग, एक वीजिंग एक आवाज आती है, सांस लेते समय दिक्कत होती है सांस लेने में, कंडीशन का नाम है अस्थमा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स कॉजिंग वीजिंग, एक घरघराहट की आवाज आती है सांस लेते समय, ऐसा लगता है, उसे क्या बोलते हैं? अस्थमा। इम्फाइसेमा, डैमेजिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल, जो एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज होने लगते हैं। एक्चुअल साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन है? एल्वियोली। एल्वियोलर वॉल अगर डैमेज हो जाए, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो गया, तो गैसेस एक्सचेंज सही नहीं हो पाएगा। इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। डैमेजिंग ऑफ एल्वियोलर वॉल ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीजेज, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाते हैं, और इसका मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। अगला है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? काम, पेशा। काम से रिलेटेड बीमारी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। काम से रिलेटेड कौन सी बीमारी है? ऐसे लोग जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो अगर डस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो उनका जो इम्यून सिस्टम है, इतनी ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस हो रही है, इतनी ज़्यादा डस्ट अंदर जा रही है, उनका इम्यून सिस्टम फुल्ली कोप नहीं कर पाता, पूरी तरह से फाइट नहीं कर पाता है उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से। और अगर लॉन्ग एक्सपोजर हो गया, लंबे समय तक वो पर्सन वहाँ रह गया, वो वर्कर वहाँ पर रह गया, तो धीरे धीरे लंग फाइब्रोसिस, उसके लंग्स डैमेज होने लगते हैं, वॉल डैमेज होने लगती है, लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कोरो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे वर्कर्स को जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको हमेशा मास्क लगा के रहना चाहिए। ऐसे लोग जो माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, ये तो स्टोन ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, एस्बेस्टॉस निकलता है, सिलिका निकलती है, और अगर सिलिका जमा होने लग जाए तो बोलते हैं सिलिकोसिस। एस्बेस्टॉस डिपॉजिट होने लग जाता है, बोलते हैं एस्बेस्टोसिस। क्लियर? ये इतना है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिए मेडिजिन इंस्टीट्यूट के चैनल के साथ। तो आपको अगला चैप्टर हर अल्टरनेट डेज पर हम लोग एक चैप्टर ले आएंगे, हर अल्टरनेट डेज पर। क्लियर? हर अल्टरनेट डेज पर एक चैप्टर का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हर अल्टरनेट पे ये कंप्लीट, लगभग आपके एग्जाम के पहले पहले सारे 32 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे विद पीडीएफ। आपको नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।